पास्कल्स लॉ का डिस्कशन कल स्टार्ट किया था, सेइंग दैट सेम लेवल पे सेम लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पे प्रेशर एक जैसा होता है। ठीक है, लेवल का मतलब क्या, हम हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहे होते हैं? नहीं, किसकी बात हो रही होती है? जिन सारे पॉइंट्स पे जी इफेक्टिव एक जैसा हो, है ना? याद आ रहा है सभी को? कल अपन ने यही बातें की थी जी इफेक्टिव को लेके। ठीक है, अब देखिए एक एप्लीकेशन होती है पास्कल्स लॉ की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसे आपने, अगर आप गाड़ी सर्विस कराने गए हो कभी, तो गाड़ियों को लिफ्ट करने के काम आती है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पर एक नैरो क्रॉस सेक्शन एरिया का एक इस तरीके से सिलेंडर है, जो यहाँ पर कनेक्टेड होता है एक दूसरे सिलेंडर के साथ, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी बड़ा है। यहाँ पर एक गिवन होता है कि ए की कैपिटल ए इज मच ग्रेटर देन स्मॉल ए। ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दिस। अब किया क्या जाता है, हमारा काम होता है, हमें इच्छा होती है कि हम एक हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करें। जैसे अगर आप गाड़ियों को देखेंगे, जब सर्विस पे लेकर जाते हैं तो किसी प्लेटफॉर्म पे रखते हैं और प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, दैट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्टिंग। अब किया क्या जाता है कि इस नैरो क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले में एक फोर्स लगाया गया, छोटा एफ। क्या लगाया गया? छोटा एफ। तो जस्ट इसके यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, जल्दी बोलो, प्रेशर कितना जनरेट कर देंगे? एफ अपॉन ए, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कौन सा लिया जाता है? फोर्स के परपेंडिकुलर वाला, या एरिया पूरा ही लेते हैं? एरिया पूरा लेते हैं, और फोर्स कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हें पता चल गया। तो फोर्स जैसे हमने यहाँ पर लगाया तो एक प्रेशर जनरेट हो गया, कितना? एफ बाई ए। क्या हम जानते हैं एक लिक्विड के अंदर, आप पीछे जाके पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन एक और बार देख सकते हैं, कि जो भी प्रेशर हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं वो पूरे लिक्विड में एक समान हर जगह फैल जाता है। और इसको मैंने इंग्लिश में टर्म्स में लिखवाया था, इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इक्वली टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। हर जगह ये पहुंच जाएगा। ठीक है, और एक बात और भी जानते हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा। अगर इसे अदर वर्ड्स में देखना चाहें तो, अगर यहाँ पर प्रेशर P है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहाँ पर भी प्रेशर कितना जनरेट होगा, जल्दी बोले? फोर्स अपॉन एरिया। लिक्विड हमेशा फोर्स कैसे लगाता है? इंक्लिनेशन पे लगाता है, या हमेशा एट राइट एंगल्स लगाता है? राइट एंगल्स। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर ही लगेगा? ये सरफेस है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। समझ लो, यहां से आपने प्रेशराइज किया, प्रेशर जनरेट हुआ, प्रेशर पूरे लिक्विड में इक्वली फैला, यहाँ पर भी प्रेशर वही रहेगा जो यहाँ पर रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ जो फोर्स जनरेट होगा वो किसके बराबर होगा? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो प्रेशर की वैल्यू क्या थी? स्मॉल एफ अपॉन कैपिटल स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए। इतना फोर्स जो है वो जनरेट हो जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? बहुत आसान है। अब यहाँ सोचने की बात है, प्रेशर तो जो यहाँ था वही यहाँ पर भी था, लेकिन क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है तो यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स जो इसको लिफ्ट कर रहा है वो बड़ा होगा, और बड़ा फोर्स होगा तो ये आराम से गाड़ी वाड़ी को लिफ्ट कर सकता है। दैट्स इट, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्टिंग। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है इसमें। तो यहाँ पर देखें, अगर हम कंपेयर करना चाहें, कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ, रीअरेंज कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। क्या कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल ए के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है? यहाँ लिखा हुआ है, तो कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इज मच ग्रेटर देन 1, तो ये फैक्टर इज मच ग्रेटर देन 1। तो क्या आप कह सकते हैं कि कैपिटल एफ इज मच ग्रेटर देन स्मॉल एफ? यस। तो एक छोटा सा फोर्स यहाँ पर जो आपने दिया, उसके एवज में, उसके बदले में आपको यहाँ पर एक बड़ा सा फोर्स मिल गया। अच्छा एडवांटेज मिला है आपको, है ना? किसके कारण? ऑल थैंक्स टू द लिक्विड, पास्कल्स लॉ। ओके, तो यहाँ से एक हैवी ऑब्जेक्ट भी आसानी से लिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल। लिख लीजिए, लिख लीजिए, और अब एक सवाल करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। मॉड्यूल है सबके पास? नहीं मिला नहीं, या तुमने मांगा ही नहीं है? मांग लिया था, मैंने पूछा वो था नहीं मांगा तो तूने मांगा था से नहीं
ओके, अब देखिए यहाँ पर एक हेवी सा पिस्टन है जिसका मास कितना गिवन है 800 kgs, सॉरी 600 kgs, और इस वाले का जो इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक लिक्विड फिल किया गया है। लिक्विड एक ऑयल है जिसकी डेंसिटी गिवन है 0.75 ग्राम पर सीसी, और यहाँ पर एक और पिस्टन है जिसका नेग्लिजिबल वेट है, लेकिन क्या किया गया, इसके ऊपर एक फोर्स F लगाया गया है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 825 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितनी हाइट तक हमें ये दिख रहा है, 8 मीटर तक। इस F को यहाँ पर इस तरीके से लगाया गया है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो आपसे ये पूछा गया है कि F की क्या वैल्यू होनी चाहिए सच दैट द सिस्टम स्टेज अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर है ना, सवाल समझ में आया है कि नहीं आया, आ गया, ओके। करना क्या है, भाई तुम्हें कल से यही सिखा रहा हूँ, एक ही चीज सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ, पास्कल्स लॉ लिखना है ना। आप क्या करेंगे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड के अंदर प्रेशर जो है वो एक बराबर कर देंगे। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर आप प्रेशर क्या करेंगे, सेम कर दीजिए। यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, जल्दी बोलिए, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, स्पीक अप, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। बाहर ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस क्या इसका वेट लगेगा mg, mg डिवाइडेड बाय एरिया। व्हाट इज mg, कैपिटल mg डिवाइडेड बाय कैपिटल A इक्वल्स टू, अब आ जाइए इस पॉइंट पे प्रेशर निकालिए। एक ही लिक्विड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये तो लिक्विड रेस्ट पे है ना, तो हम लेवल का मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल समझ सकते हैं। तो यहाँ से आइए, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, जल्दी बोलो। एक तो एटमॉस्फेरिक, एक क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्लस इसके कारण कुछ प्रेशर आएगा कितना, कैपिटल F डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा a प्लस, अब अगर आप लिक्विड के अंदर आते हैं किसी डेप्थ पे तो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, रो जी एच जितना। क्या सारी चीजें पता है, देखो P0 से P0 कैंसिल हो गया, कैपिटल M पता है, कैपिटल A पता है, F नहीं जानते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा a गिवन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है, G जानते हैं, और H की वैल्यू 8 मीटर गिवन है, सब कुछ गिवन है, बस आपको कैपिटल F निकालना है। हो जाएगा सवाल, नोट कर लो, बस F के लिए कैलकुलेशन हो जाएगी अब तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये इस तरीके का एक स्फीयर बनाया हुआ है, ठीक है। स्फीयर के अंदर एक पार्टीशन है इस तरीके, नॉट एग्जैक्टली कोई पार्टीशन नहीं है कि आपने कोई वॉल वगैरह बनाई हुई है, बस एक इस तरीके से पार्टीशन है, दो लिक्विड्स को सेपरेट करता हो, मतलब ये दो लिक्विड्स भरे गए हैं, एक की डेंसिटी जो है वो रो है और दूसरे की डेंसिटी कितनी है, 2 रो है। आप क्या करते हैं, इसे एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे देते हैं A=G के बराबर, ठीक है। यहाँ पर एक वैक्यूम स्पेक है। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैक्यूम स्पेक, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मतलब जहां पर वैक्यूम है, एक पॉइंट जहां पर वैक्यूम अज्यूम कर सकते हैं, मतलब वैक्यूम अज्यूम करने का मतलब है वो तेरे को कह रहा है कि यहाँ मान ले कि प्रेशर कितना है, 0 है, इस स्पेक पे प्रेशर 0 मान ले। अब आपसे कहा है कि अगर G से एक्सेलरेट कराते हैं हॉरिजॉन्टली तो कौन से पॉइंट पे हाईएस्ट प्रेशर होगा और कितना होगा, ये पूछा गया है। आप एक बात तो जानते हैं कि जब भी लिक्विड को हॉरिजॉन्टली अपन एक्सेलरेट कराएंगे तो क्या होगा, वो इंक्लाइन सरफेस बना लेगा, और इंक्लिनेशन बना लेगा तो मेरे हिसाब से ये स्फीयर कुछ टाइम बाद जाके कुछ ऐसा सा बन जाएगा, यहाँ पर ये लिक्विड ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा, हाँ या ना। यहाँ पर डेंसिटी रो है और यहाँ की डेंसिटी कितनी है, 2 रो है। क्या हम ये निकाल सकते हैं कि एंगल कितना बनेगा, जल्दी बताइए, ये थीटा एंगल, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो, फॉर्मूला याद होगा, A0 बाय G, G बाय G कितना हो जाएगा 1, तो मतलब थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्रीज, थीटा कितना होगा 45, दैट मींस इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल बिकम्स 45 डिग्रीज। तो क्या ऐसा कहा जाएगा, ये वैक्यूम स्पेक जो है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से G इफेक्टिव की डायरेक्शन अगर हम देखें, where is G effective acting now, perpendicular to the this line, है ना, फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो G इफेक्टिव एक्ट करता है, तो G इफेक्टिव कितना होगा जल्दी बताएं। G इफेक्टिव इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस A0 स्क्वायर होता है, तो G इफेक्टिव कितना हो जाएगा √2G। क्या प्रेशर G इफेक्टिव की ही डायरेक्शन में बढ़ता है, यस। तो इस पॉइंट पे जो है वैक्यूम स्पेक आ गया होगा P इक्वल्स टू 0, और इस पॉइंट पे जो है अब हाईएस्ट प्रेशर रहेगा,
हाईएस्ट प्रेशर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर किस डायरेक्शन में बढ़ता है, इन द डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव। याद आ गया क्या? कल अपन ने यही सब पढ़ा है। तो बस इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना ही हमारा काम है। इस पॉइंट पे प्रेशर हो गया 0। अगर मैं यहां से r डेप्थ अंदर आ जाऊंगा तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा? 0 प्लस रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू r। जी इफेक्टिव कितना है? √2g मल्टीप्लाइड बाय r। अब सोचिए r डेप्थ और अंदर आ जाएंगे एक और दूसरे लिक्विड में 2 रो वाले में, तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना हो जाएगा? रो इंटू √2gr प्लस यहां पर डेंसिटी 2 रो, फिर जी इफेक्टिव कितना? √2g और √2g, ये जी बाहर है ना, √2g इंटू शाबाश, बस खत्म है। दिस इज द हाईएस्ट प्रेशर। ये कितना हो जाता है? 3। This is 3√2 rho gr. This is the point at pressure at point H, जो कि highest है। इतना highest pressure act कर सकता है। Pressure variation due to the rotation of container. अभी तो आपने केवल एक्सेलरेट कराया था, अब हम कंटेनर को रोटेट भी करा रहे हैं। ठीक है, अब जब कंटेनर को रोटेट कराते हैं, अब जैसे तुम लोग भी घर पे करते ही होगे, जैसे सपोज बाल्टी ले लीजिए है ना, और कई लोग ऐसा करते हैं, पानी में हाथ डाल के और जोर से घुमाते हैं, इतना कंटेनर भी घुमाते हैं, तो क्या होता है कि अरे बोलने तो दो। जब कंटेनर को रोटेट कराया जाता है तो पानी जो है वो एक कर्व्ड सरफेस एक्वायर कर लेता है। ठीक है, एक शेप एक्वायर कर लेता है जिसे कहते हैं पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड, ठीक है। अभी एक ऐसा पैराबोलॉइड शेप में अभी बताऊंगा। अभी तो ये मान लेते हैं कि ये कर्व्ड सरफेस एक्वायर कर लेगा, इतना तो समझ में आता है। तो जैसे ही कर्व्ड सरफेस एक्वायर करेगा तो लेट अस से ये पानी का सरफेस कुछ ऐसा सा हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आपने कंटेनर को बीच वाली एक्सिस से ओमेगा से रोटेट कराया तब ये कर्व्ड सरफेस बन जाएगा। द रेडियस ऑफ द कंटेनर इज कैपिटल R। ओके, ये एक सिलेंड्रिकल हमने कंटेनर लिया है। अब आप देखें इधर, सब लोग इधर ध्यान देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट उठा लेते हैं। चलिए एक छोटा सा एलिमेंट उठा लेता हूँ यहाँ से x दूरी पे, यहाँ से x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट उठा लीजिए जिसका मास है dm। इसका मास कितना ले लिया मैंने? dm। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे बेटे, फटाफट बता दो। फिर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लग जाएगा dm into g। आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लग जाएगा? जल्दी बताओ, आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा? dm into ओमेगा स्क्वायर x। क्योंकि dm वाला जो पार्टिकल है वो एक सर्कल में घूम रहा है, उस सर्कल का रेडियस कितना है? x है। कोई परेशानी है यहाँ तक? ओके। अब अगर हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस तरीके से, कोई परेशानी थोड़ी है। यहां से मैं एंगल डिफाइन कर दे रहा हूं कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्या हम जानते हैं कि कंटेनर में अगर लिक्विड इस तरीके का सरफेस एक्वायर कर लेता है तब उस केस में शियर स्ट्रेस जो है कितना हो जाना चाहिए? 0। मतलब सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो बस आप इक्वेट कीजिए, dm का एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल कितना आ जाएगा? dm into g sin थीटा, और dm ओमेगा स्क्वायर x का एक cos कंपोनेंट इधर आ जाएगा, dm ओमेगा स्क्वायर x cos थीटा। जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तब लिक्विड बहना बंद कर देगा और वो इस तरीके का एक परफेक्ट शेप एक्वायर कर लेता है। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि dm g sin थीटा मस्ट बी बैलेंस्ड बाय dm ओमेगा स्क्वायर x cos थीटा। ठीक है, देखो dm से dm तो कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बनेगा? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर x डिवाइडेड बाय g। क्या tan थीटा स्लोप होता है? tan थीटा इज द स्लोप, और स्लोप को क्या लिखा जाता है? dy by dx। tan थीटा इज dy over dx। क्या ऐसे सवाल हम बहुत बार कर चुके हैं? फ्रिक्शन में भी कर चुके हैं, सर्कुलर मोशन में भी कर चुके हैं, ये तीसरी बार आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x अपॉन g।
आप क्या कीजिए, रीअरेंज कर दीजिए। तो dy की जो वैल्यू है वो बनेगी ओमेगा स्क्वायर x डिवाइडेड बाय g मल्टीप्लाइड बाय dx। इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो x इक्वल्स टू 0 पे मैं मान लेता हूं कि y की एक कुछ मिनिमम वैल्यू रही होगी, जैसे यहाँ पर ये रहा ना, यहाँ पर है ना, ये समझ आ रही बात। तो ये इस पॉइंट पे भाई y की मिनिमम वैल्यू कुछ ना कुछ तो है ही ना, y मिनिमम है यहाँ पर। तो मैं कहूंगा कि एट x इक्वल्स टू 0 y अपनी मिनिमम वैल्यू पे था, y मिनिमम, और किसी भी x पर जाकर अगर मैं y की वैल्यू देखना चाहूँ तो x, मैं तो यहाँ पर एक जनरल पॉइंट ले रहा हूँ ना, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। मैक्सिमम लेंगे, बाद में लेंगे, अभी मैं केवल एक जनरल पॉइंट का डिस्कशन कर रहा हूँ, ताकि यहां से मेरे पास आ जाता है y माइनस y मिनिमम इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाय g। बताइए x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो आपके पास इस तरीके का एक एक्सप्रेशन बन जाता है कि y is proportional to x square, कुछ इस टाइप का टर्म बन रहा है, y proportional to x square is the equation of parabola। इसलिए ये जो सरफेस बनेगा ये क्या बनेगा, पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3D है। वैसे पैराबोला जो आप पढ़ते हो वो तो 2D फिगर है ना, तो ये 3D में है, पैराबोला है बट वो 3D में है, बढ़िया सा। तो इट इज नोन एज पैराबोलॉइड, इसे पैराबोलॉइड कहते हैं, नोट कीजिए। अच्छा एक बात और समझें, अगर मैं चला जाता हूं मैक्सिमम लिमिट पे, मतलब अगर x की वैल्यू को मैं कैपिटल R लिख देता हूं फॉर एग्जांपल, मतलब मेरे को यहां तक की वैल्यू देखनी है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, y माइनस y मिनिमम बराबर क्या कर दूंगा, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g। इसमें क्या बड़ी बात है, x की लिमिट क्या डाल दूंगा, फाइनल लिमिट r हो जाएगी, ठीक है। तो नोट कीजिएगा इसे। सर पैराबोला में सेंटर और रेडियस कैसे देखते हैं जी, पैराबोला में सेंटर और रेडियस कैसे देखते हैं, पैराबोला में सेंटर सर्कल वाला रेडियस कहां पे है, x में जो आपने r लिया है, ये वाला x में ये वाली चीज, ये तो वो है सर्कल, ये जैसे सर्कल में घूम रहा है ना ये पार्टिकल, वो लिया। ये तो r है, तो कहां तक पहुंचेगा इससे, ये r यहां से यहां तक, ये रहा, तो ये y वहां तक चला है। जी हाँ बिल्कुल, y यहां तक है, ये रहा y यहां तक पहुंच जाएगा। फिर इसे नोट कीजिए पहले, मैं इसे हटाऊंगा। देखिए ये जो पैराबोलॉइड का फॉर्मेशन हुआ है ये वाला, ठीक है, इस पैराबोलॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो सर्कमस्क्राइबिंग सिलेंडर का हाफ होता है। इट कम्स फ्रॉम द ज्योमेट्री, शायद आप मैथ्स में पढ़ेंगे आगे, मुझे नहीं पता पढ़ेंगे या नहीं, बट इट कम्स फ्रॉम द ज्योमेट्री कि ये वाला जो वॉल्यूम होता है इस पैराबोलॉइड का, ये सिलेंडर का आधा है। कौन सा सिलेंडर, सर्कमस्क्राइबिंग, ये जो टोटल दिख रहा है वो वाला नहीं, सिलेंडर कौन सा, देखिए ये वाला सिलेंडर, देखिएगा ये वाला सिलेंडर, ये जो इस तरीके से बनाया गया है, मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक वाला जो सिलेंडर है उसका आधा वॉल्यूम इस पैराबोलॉइड का होगा, ठीक है। पहली बात तो ये है। अब यहाँ पर मैं वॉल्यूम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड एक्चुअली स्पीकिंग। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो तो मैंने y मिनिमम कह दी, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है दैट इज लेट अस से टेकन एज y मैक्सिमम। तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, ये वाली, ये हो जाएगा y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम, y maximum minus y minimum। तो the height of this cylinder is y max minus y minimum। क्या अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया में कह देता हूं लेट अस से a है, तो what will be the volume of this cylinder, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा y maximum minus y minimum multiplied by what, एरिया। ये तो हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम, और पैराबोलॉइड का इसका हाफ होता है। तो ये याद रखना, द वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड इज इक्वल टू दिस y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम इनटू a डिवाइडेड बाय 2। ये बात याद रह जाए। दूसरी बात एक समझिए, मैंने यहाँ पर आपको पता हो तो पहले इनिशियली लिक्विड का लेवल मैंने यहाँ बनाया था,
याद है लिक्विड का लेवल यहाँ था, जब आप इसे घुमाते हैं तो लिक्विड कुछ ऊपर भी चला जाएगा और कुछ अमाउंट में नीचे डिप्रेस भी हो जाएगा। या इसका उल्टा अदरवाइज लैंग्वेज में मैं कहूं तो अगर आप घुमाना रोक देते हैं, अगर आप इसे रोटेट करना रोक देते हैं तो ये एक हाइट पे सेटल हो जाएगा लिक्विड, और इस हाइट को हम कहते हैं y नॉट। यहां से जो दूरी होती है उसे कहते हैं y नॉट, सच दैट ये एक और बात है कि जितना लिक्विड इस रेफरेंस लेवल से ऊपर जाता है उतना ही लिक्विड इस रेफरेंस लेवल से नीचे भी आता है। समझ गए क्या कि रेफरेंस से आप जितना ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये वाली जो हाइट है, दिस हाइट एंड दिस हाइट बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होती है। ठीक है, इसका मतलब है ये एग्जैक्टली इसका आधा हो गया, मतलब y नॉट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी y मैक्सिमम प्लस y मिनिमम का एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू पे जो लिक्विड है वो फाइनली सेटल डाउन हो जाएगा। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, y मिनिमम की वैल्यू उठा ले रहा हूं। y मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स y नॉट प्लस 2 टाइम्स y नॉट माइनस y ऑफ मैक्सिमम। इस y मिनिमम को उठाकर आप यहां रखेंगे, y मिनिमम को उठा के कहां रखना है, यहां पर रखना है, ताकि मैं y मैक्स निकाल सकूं। तो देखिए रिलेशनशिप लिख रहे हैं एट y बराबर y मैक्स, x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के। ये पता चल रहा है ना, x की वैल्यू कैपिटल R पे ही तो आप y मैक्सिमम पे चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, मुझे मिलेगा y माइनस या y इक्वल्स टू y मिनिमम प्लस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g, और y मिनिमम की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी, दिस इज y मैक्सिमम, y मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2y नॉट माइनस का y मैक्सिमम प्लस का ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g। आप y मैक्स को इधर लेकर आइए, ये 2 टाइम्स बनेगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो y मैक्स की वैल्यू निकल के आ जाती है y नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g। ये रिलेशनशिप होता है। अब देखो सवाल कैसे पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि इनिशियली लिक्विड फला लेवल पे था, y नॉट दे देंगे आपको सवाल में, और कहेंगे कि उसे घुमाया गया तो मैक्सिमम हाइट तक कहां तक पहुंचेगा लिक्विड, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला था किसी भी y दूरी पे, मुझे याद ये वाला फॉर्मूला रखना होता है, और आप चाहें तो ये वाला भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमम हाइट वाला भी याद रहना चाहिए, y मैक्स वाला फॉर्मूला और एक जनरल y वाला फॉर्मूला। ठीक है, नोट कर लो इसको, क्वेश्चंस करते हैं फिर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिलेंडर का रेडियस कैपिटल R है एंड हाइट h is filled with liquid up to unknown height h. When it is rotated with omega, the base of the cylinder gets exposed when liquid just starts spilling out. Find h and omega. देखो दो टर्म्स आपको इसमें यहाँ पर अच्छे से समझ में आनी चाहिए। लिक्विड का बेस या सिलेंडर का बेस विजिबल हो जाए, विजिबल होने का मतलब है कि आप इतना तेजी से घुमाते हैं कि पैराबोलॉइड का शेप ऐसा हो जाता है जिससे कि बेस जो है जस्ट विजिबल हो जाए। और दूसरी चीज होती है पानी का बाहर बहना, वाटर स्पिल्स आउट या लिक्विड स्पिल्स आउट, वो बिना बेस के एक्सपोज किए भी हो सकता है। समझ रहे हो, अगर आपने हाइट कुछ ऐसे, लिक्विड की हाइट कुछ ऐसे भर रखी हो और आपने घुमाया, तो इस तरीके से घुमाया कि ऐसा पैराबोलॉइड शेप अटेन हो गया और तब भी पानी धुल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यूं नहीं है कि हमेशा दोनों चीजें एक साथ ही होती है कि स्पिलिंग भी हो जाए और बेस भी एक साथ सेम टाइम पे एक्सपोज हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि आपने इसे इतनी तेजी से घुमाया है कि पानी भी उसी टाइम बाहर निकलता है जिस टाइम पे बेस जो है वो एक्सपोज हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर इस सिलेंडर की हाइट जो है वो कैपिटल H थी, तो जैसे ही आप इसे सेटल डाउन करोगे तो यहाँ पर y मिनिमम कितना है, 0 ही तो है, y मिनिमम 0 है, y मैक्सिमम कितना है, h है। तो y नॉट की जो वैल्यू है, y नॉट क्या होता है, जिसपे लिक्विड आके रेस्ट पे रुक जाता है जब आप इसको रोटेट करना छोड़ देंगे या ओमेगा को 0 कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस कैपिटल h/2 विच इज h/2। ठीक है, तो ऐसा क्या रखा है, तो इसका मतलब यही है कि स्मॉल h तक जहां तक आपने लिक्विड को भर रखा था वो किसके बराबर है, h/2 के। इसमें ऐसे ही क्या रखा है कि सिलेंडर को
पहले h हाइट तक भर रखा था, ठीक है, दिस हाइट वाज एक्चुअली इक्वल्स टू h। जब आप इसे ओमेगा से घुमाना स्टार्ट करते हैं तो सेम टाइम पे पानी भी बाहर गिर जाता है और बेस भी एक्सपोज हो जाता है, दैट्स इट। सेकंड पार्ट पे आ जाइए, ओमेगा पूछा है, ओमेगा की किस वैल्यू पे ऐसा होगा, तो जी बेस एक्सपोज होने का मतलब है कि लिक्विड इतना बाहर चला जाए कि पैराबोलॉइड का जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो बेस को टच कर जाए, तो बेस हल्का सा दिखने लग जाएगा, ये होता है बेस एक्सपोज होने का मतलब, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज पूछिए, इसमें ओमेगा भी आपको निकालना है, तो y की वैल्यू किसके बराबर होती है, y इज इक्वल्स टू y मिनिमम प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2g, यही तो होता है। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितना था, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितना था, अभी तो देखा था अपन ने 0, ठीक है क्या, तो y मिनिमम की वैल्यू तो कितनी हो गई 0, y की वैल्यू कितनी हो गई, हम क्या चाहते हैं कि y दिख जाए ना, मतलब y इज व्हाट, जब x की वैल्यू r हो जाएगी तब y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, h के, तो बस h की जो वैल्यू है दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 2gh और r तो नीचे ही आएगा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा जिस पे ऐसा होगा। यहाँ तक कोई परेशानी, किसी ने वो वाला भी फॉर्मूला यूज किया क्या, y max बराबर, y max की वैल्यू किसके बराबर होती है, y नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 4g, किसी ने ये यूज किया, इससे भी यही आ रहा होगा, y नॉट की वैल्यू क्या है h बाय 2, y max की वैल्यू क्या है h, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी ओमेगा वही आएगा, जो चाहे आप यूज करें, आपका मन है, पेपर में दोगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, आप ट्राई करना चाहेंगे, देखिए सेकंड क्वेश्चन, रूट 60 रूट 40 किस किसका ये आया, रूट 40 और रूट 60, चलो नेक्स्ट देखो, सेकंड में आपसे पूछा गया है एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 1 मीटर है और हाइट कितनी है 3 मीटर्स, उसे 2/3 फिल किया गया है विद वाटर, मतलब ओरिजिनल आपको y नॉट दे रखा है कि कितनी हाइट तक उसे फिल किया गया था, ठीक है, तो लिक्विड कुछ ऐसा था, ये कंटेनर ऐसा है और लिक्विड यहाँ तक फिल्ड है, इस नहीं यहाँ ये मैंने ज्यादा ही बना दिया है, लेटर से यहाँ तक है, ठीक है, ये स्मॉल h तक फिल्ड है, स्मॉल h इज हाउ मच 2/3 ऑफ 3 meters, so this is how much 2 meters, 2 मीटर तक आपने भरा हुआ है इसे, क्या इस h की वैल्यू कोई मुझे y नॉट कहना चाहिए, यस y नॉट पता है, y नॉट कितना है 2, अब क्या किया आपने, इट इज रोटेटेड अबाउट, अच्छा रेडियस जो है कितना दे रखा है, इसे ओमेगा से आपने घुमाया है और रेडियस कितना दे रखा है 1 मीटर के बराबर है, that is given to you, it is rotated about the vertical axis, determine the speed of the rotation when the water just starts spilling over, पानी जस्ट स्पिल होना स्टार्ट हो जाए, तो पानी कब स्पिल होना स्टार्ट हो जाएगा, जब इसको घुमाने के बाद लिक्विड की हाइट जो है कहां तक पहुंच जाए, ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, इस तरीके से हो जाए लिक्विड, हाँ या ना, मतलब यहां तक तो ये 2 मीटर है, आप जानते हैं जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे भी आएगा, भूल तो नहीं रहे हो प्लीज, जितना ऊपर जाता है लिक्विड उतना ही डेप्थ नीचे भी आएगा, मतलब ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक वाली वो 1 मीटर है, ये दूरी भी 1 मीटर हो गई और ये दूरी भी 1 मीटर हो गई, तो यहाँ पर y मिनिमम की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, y मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 3 मीटर्स, किसके रेफरेंस में मेजर होता है, बेस के रेस्पेक्ट में, बेस के रेफरेंस पे, एक और बार समझाने की जरूरत है या ये समझ आ गया, ये 2 मीटर तक तो लिक्विड फिल्ड था, आप ओमेगा से घुमाते हैं जिससे पानी बाहर निकलने लग जाए, पानी कब बाहर निकलेगा, जब पानी 2 मीटर से चढ़ के 3 मीटर पे चला जाए, मतलब 1 मीटर ऊपर चला जाए, जब 1 मीटर ये ऊपर जाएगा तो 1 मीटर नीचे भी आएगा, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y मिनिमम, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज हाउ मच 2 मीटर, व्हिच इज द वैल्यू ऑफ y नॉट,
और ये वाली जो वैल्यू है ये y मैक्सिमम ये कितनी है 3 मीटर्स। अब क्या पूछा हुआ है वो देखिए, उसने पूछा है कि ये रहा यहाँ पर लिखा है वाटर जस्ट स्टार्ट स्पिलिंग ओवर, तो ओमेगा बताइए कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? वही जो हम लास्ट में लिखे थे। कौन सी वाली इक्वेशन यूज करोगे? y आपने कौन सी यूज y की? मेन इक्वल प्लस ये वाली यूज की? नहीं हाँ ये यूज की तो y max बराबर y max कितना है 3 बराबर y naught कितना है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 4 into g 40 कर दूं तो डायरेक्ट यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 40 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, अगले केस में क्या पूछा है? पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द बेस इज जस्ट एक्सपोज्ड, उस पॉइंट पे आपको ओमेगा बताना है जिस पॉइंट पे बेस जस्ट विजिबल होना स्टार्ट हो जाए। बेस विजिबल करना है, इसमें क्या हुआ घबरा क्यों रहे? ये इस तरीके से हो जाए, मतलब y मिनिमम कितना हो जाए 0, y मिनिमम कितना हो जाए 0, तो y मिनिमम की जो वैल्यू है वो कितनी हो जानी चाहिए 0, बस नाउ यू नीड टू सॉल्व। तो y की वैल्यू कितनी होती है y इज इक्वल्स टू y मिनिमम प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2g। y मिनिमम की वैल्यू 0 हो गई और ये क्या होता है, लेट अस से मैं x इक्वल्स टू r पे चला जाता हूं, x इक्वल्स टू r पे क्या होगा y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 3, तो 3 बराबर 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 स्क्वायर बाय 20, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट ऑफ 60 रेडियंस पर सेकेंड आंसर। ठीक है, आप दूसरी इक्वेशन भी लगा सकते हैं, दोनों सही। हाँ हाँ पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, समझ गए ना चीजों को? चलो देखो ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है लेकिन इस कंटेनर को घुमाया जा रहा है ओमेगा से। एक बात तो समझ में आ रही होगी, सेंट्रीफ्यूगल आएगा, आप बोल भी रहे हैं सही कह रहे हैं, ठीक है सेंट्रीफ्यूगल आएगा, बट उसे करना कैसे है वो देखिए, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। क्या कर रहे हैं अपन, एक्सिस से मान लीजिए आप ओमेगा से यहाँ घुमा रहे हैं तो मैं एक्सिस से r दूरी पे जाके एक छोटे से एलिमेंट dr की बात कर रहा हूँ, छोटे से एलिमेंट dr की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए इस dr वाले एलिमेंट पे मान लेता हूँ इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है कैपिटल A है, इस पे एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल कितना, अगर इसका मास में dm मान लेता हूं तो क्या लिखना पड़ेगा dm ओमेगा स्क्वायर इनटू dm ओमेगा स्क्वायर इनटू छोटा मतलब छोटा इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इन व्हिच द पार्टिकल इज घूमिंग रिवॉल्विंग, dm ओमेगा स्क्वायर r, इतना तो क्या लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, और क्या लग रहा होगा mg, अरे यार हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बात हो रही है, यहाँ हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, कहां से की बात हो रही है, यहाँ से एक प्रेशर लग रहा होगा, देख यहाँ से एक प्रेशर लग रहा होगा P, यहाँ से एक प्रेशर लग रहा होगा मान लो P प्लस dP, सच दैट यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है P इंटू A पा और यहाँ पर P प्लस dP इंटू A। बताओ ये मैंने यहाँ पर ज्यादा प्रेशर क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ से PA लग रहा है, यहाँ से dm ओमेगा स्क्वायर r लग रहा है, तो उसे बैलेंस करने के लिए कुछ ज्यादा प्रेशर चाहिएगा। तो साफ बात है, फोर्स बैलेंस कर दीजिए, P प्लस dP मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया प्लस dm इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू r। देखिए PA तो कैंसिल हो जाएगा, dP मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज इक्वल्स टू dm, छोटा सा मास लिखवाइए, छोटा सा मास लिखवाइए, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम एरिया इनटू dr, a इनटू dr कर दीजिए मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर r तो चल ही रहा है, तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dp की जो वैल्यू हो जाएगी रो ओमेगा स्क्वायर r dr, जस्ट इंटीग्रेट विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। r1 पे प्रेशर कितना था pa, R2 पे जाके प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर एट पॉइंट B, तो दिस becomes what, PB minus PA becomes equals to
रो टाइम्स ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। समझ गए कि नहीं? तो प्रेशर ये हो गया प्रेशर डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। साफ बात है, मैंने तुम्हें बताया था जिस डायरेक्शन में सूडो लगता है उस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है। भाई पीबी माइनस पीए पॉजिटिव टर्म आई है ना, तो इसका मतलब है कि पीबी माइनस पीए इज अ पॉजिटिव टर्म्स इंप्लाइंग कि प्रेशर एट बी पॉइंट इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए पॉइंट। तो जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल की तो डायरेक्शन यही है ना, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? इट इज द सूडो ऑफ सेंट्रीपिटल भी कह सकते हैं या रेडियल भी कह सकते हैं, उसी का ही तो सूडो होता है। तो जिस डायरेक्शन में सूडो लग रहा है मतलब कि ये इस डायरेक्शन में प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, तो बी पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। मैं कह देता हूं एट द एक्सिस, चलिए मान लीजिए एट द एक्सिस, एक्सिस पे एक बार मैं मान लेता हूं कि प्रेशर जीरो कह देता हूं, एक बार मान लीजिए कि प्रेशर जीरो था। क्यों? वहां पर r जीरो है, वहां पर r जीरो है। तो अगर मैं लेटस से एकदम यहां चला जाता हूं, लेटस से r दूरी पे चला गया, तो प्रेशर क्या लिखूंगा? P बराबर रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2। एक्सिस से r दूरी पे जाके प्रेशर इतना हो जाएगा, अगर एक्सिस पे प्रेशर क्या माना है? जीरो माना है, मतलब इतने अमाउंट से प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। r दूरी पे जाएंगे तो प्रेशर रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2 बढ़ता चला जाएगा। दैट्स इट। अब बात बताइए क्या? बहुत आसान है, नोट करो। एक्सिस से r दूरी जाने पे प्रेशर इतने अमाउंट में बढ़ेगा, दैट्स इट। याद करो इसे, बहुत अच्छी बात है, याद होगा तो बहुत बढ़िया है। जैसे ये याद करते हो ना, डेप्थ में जाने पे रो जी एच होता है, वैसे ही एक्सिस से r दूरी पे जाने पे रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2 बढ़ता है, ऐसे याद रखना चाहिए। अभी कराऊंगा क्वेश्चन जिससे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई ये तो याद होना ही चाहिए। कराता हूँ। अरे आराम से आराम से अनसर्टेनिटी। चलिए क्या बोला? इस पॉइंट पे प्रेशर जो है वो कितना है? मान लेता हूँ P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर आप एच डेप्थ अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? मैंने तुम्हें लिखना सिखाया ना, एक जगह से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए प्रेशर कैसे लिखते हैं। चलो P0 से स्टार्ट किया, P0 नीचे जाएंगे तो रो जी H1 से प्रेशर बढ़ गया। अब अगर यहां से एक्सिस की तरफ जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। मैंने बता रखा है एक्सिस से दूर जाने पे सेंट्रीफ्यूगल तो ऐसे ही लगेगा ना। अच्छा इस पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल किस तरफ लगेगा? लेफ्ट में या राइट में? सेंट्रीफ्यूगल कहां लगेगा? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। इस पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल कहां लगेगा? राइट में। तो मैं अगर सोचिए सेंट्रीफ्यूगल की अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो कितने अमाउंट से घटेगा? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। कहां पहुंच गया मैं? एक्सिस पे। एक्सिस पे पहुंच चुका हूं। अब एक्सिस से दूर जा रहा हूं, प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कितने अमाउंट से? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर से। कहां पहुंच गया? इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब h2 अमाउंट से ऊपर जा रहा हूं, h2 अमाउंट से ऊपर जा रहा हूं, माइनस रो जी H2 बराबर इस पॉइंट पे पहुंच गया हूं। इस पॉइंट पे भी प्रेशर क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक। तो कैंसिल आउट हो गया, P0 से P0 खत्म हो गया, इसको उधर लेकर जाएंगे, रो तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, रो 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 रो, और H2 माइनस H1 विल कम आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर बाय 2g x2 स्क्वायर माइनस x1 square is the answer to the problem. This is the difference in the heights. हाँ शाबाश, अच्छी बात है। हाँ तो कर दिए तभी माइनस है ना। देखिए अच्छा सा सवाल है। एक क्यूब है जिसका साइड L है, उसे कंप्लीटली फिल किया गया है विद वाटर ऑफ डेंसिटी रो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करते हुए आपको बताना है कि ए बी सी डी वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इस पे कितना प्रेशर, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, और इस वाले फेस पे भी फोर्स पूछा गया है। सबसे पहले तो आप ऐसा करेंगे कि L डेप्थ पे अंदर जाकर प्रेशर क्या ले लेंगे? रो जी एल। यहाँ पर तो प्रेशर आपने एटमॉस्फेरिक तो नेग्लेक्ट ही कर रखा है, तो बेस पे जो प्रेशर होगा वो हर पॉइंट पे एक जैसा ही होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, प्रेशर कितना होगा? रो जी एल।
तो फोर्स ऑन द फेस एबीसीडी निकालना तो बहुत आसान था। रो जी एल को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, हर पॉइंट पे प्रेशर इतना लग रहा होगा और एरिया कितना है बेस का, एल स्क्वायर। ये समझ में आया, बेस पे हर पॉइंट पे प्रेशर तो रो जी एच लगेगा और एरिया से मल्टीप्लाई कर दें एल स्क्वायर से, सो दिस बिकम्स रो जी एल क्यूब। दिस इज द फोर्स ऑन एबीसीडी। अब आते हैं मेन चीज पे, ये वाली जो फेस है ना बी सी एफ जी, इस फेस को अगर मैं यहां से देखूं, मतलब इस व्यू से देखें तो बस एक सिंपल सी लाइन दिखनी चाहिए एंड दिस इज बी, दिस इज पॉइंट एफ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहां पर समझिएगा, यहां से y डेप्थ पे जाके अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट उठाऊं dy का, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर पॉइंट पे प्रेशर एक जैसा नहीं लग रहा है, हर पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग है, डेप्थ अलग अलग है, तो एवरी पॉइंट इज एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर। और प्रेशर अगर हर पॉइंट पे अलग लगेगा, तो मैं एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहा हूं जिसकी विड्थ कितनी है dy है, इस पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वो कितना एक्सर्ट हो रहा होगा, जल्दी बताइए, रो जी वाई डेप्थ पे आके इतना प्रेशर। तो क्या अगर आपने यहां से y डेप्थ पे जाके एक एलिमेंट लिया तो ये इस तरीके से बनना चाहिए, ऐसा ही बनेगा ना। इसकी विड्थ कितनी है dy, इसकी लेंथ कितनी है l। अगर मैं फोर्स पूछूं कि इस छोटे से एलिमेंट पे लगने वाला छोटा सा फोर्स क्या होगा, क्या बोलेंगे, df बराबर क्या कह देंगे, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा एरिया। भाई इस एलिमेंट पे प्रेशर तो निकाल लिया रो जी वाई, इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज रो जी वाई इनटू एल डी वाई, तो ये बनेगा छोटा सा फोर्स। टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, y की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी, y की वैल्यू 0 से आप कहां तक लेके जाएंगे, y की वैल्यू l तक। सो यू जस्ट इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू l टू फाइंड आउट द टोटल फोर्स। तो फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी रो जी एल, y का इंटीग्रेशन y square by 2 which is l square divided by 2, so this will be rho g l cube by 2. This is the answer. This is the force on the face BCGF. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, लेकिन मेरा सवाल यहां पर भी खत्म नहीं हुआ। You have to also find out the torque, find out the torque about इस BC आर्म के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। अब क्या हो रहा होगा, देखो यहाँ पर क्या है, फोर्स लग रहा है ना, जैसे जैसे नीचे आओगे फोर्स बढ़ रहा है या घट रहा है, पहले तो ये बताओ। सबसे कम फोर्स ऊपर लग रहा होगा क्योंकि प्रेशर बहुत कम है, नीचे आते 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 प्रेशर बढ़ रहा है, फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, ये फोर्स ज्यादा और फोर्स ज्यादा और फोर्स ज्यादा, फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो मैंने कहा कि नीचे वाले जो आर्म है BC वाली, उसके अबाउट टॉर्क निकालना है, टोटल टॉर्क निकालना है कि कितना एक्सपीरियंस हो रहा होगा। ये फोर्स, ये आर्म को धक्का लग रहा होगा ना, फोर्स लग रहा होगा, तो ये इधर झुकना चाहिए, तो इस वाली आर्म के अबाउट कितना टॉर्क लग रहा है मुझे ये बताना है। क्या तुम्हें ये बात तो समझ में आ रही है कि जो फोर्स लगेगा DF वो ऐसे लग रहा होगा, हाँ या ना, इतना बता दो। अगर ये पता चल रहा है इतना फोर्स लग रहा है, तो क्या इस BC आर्म के अबाउट ये वाली दूरी कितनी हो गई, L minus y, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस छोटे से फोर्स के कारण छोटा सा टॉर्क डीटाओ कितना लगेगा, DF multiplied by L minus y, परपेंडिकुलर दूरी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स इट। और अगर आपको टोटल टॉर्क निकालना होगा तो पहले तो df की वैल्यू रख देते हैं। df की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, रो जी वाई इंटू एल डी वाई निकाली थी, l माइनस वाई से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, यू विल इंटीग्रेट विद इन द लिमिट्स, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, y की वैल्यू कहां से कहां तक चल रही है, 0 से l तक, बस खत्म हो गया ना कहानी। 0 से l तक आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो जो नेट टॉर्क होगा वो लगेगा, देखो मैं कॉमन निकाल ले रहा हूं, रो जी बाहर निकाल लीजिए, l भी बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा ly माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 से l तक के लिए। रो जी एल यहाँ आ गया, ये हो जाएगा l इंटू l स्क्वायर, l क्यूब बाय 3 and this is L cube by 3, 0 से L तक।
1/6 आएगा क्या? 1/2 minus 1/3 is 1/6. So this becomes rho g into L की power 4 divided by 6. This is the total torque about this arm. ये एक्सिस है ना, एक्सिस से ही तो परपेंडिकुलर दूरी देखनी पड़ेगी L minus y. लिक्विड प्रेशर की चर्चा हो रही थी, सब इधर ध्यान देंगे, ठीक है। देखो ऐसा कह रखा है कि एक हमने इंक्लाइंड सरफेस लिया है इस तरीके से, मतलब लिक्विड के अंदर पड़ा हुआ है, दिस इज इनसाइड द लिक्विड, और यहां से जो यहां तक की दूरी है वो L दे रखी है, ठीक है। इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा इज अ प्लेस अ रेक्टेंगुलर सरफेस, रेक्टेंगल है मैंने बनाया ऐसे, मतलब इस तरीके का सरफेस है, समझ रहे हो, ये इस तरीके का सरफेस है और इसकी लेंथ a है और विड्थ जो है वो b है। आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस रेक्टेंगुलर प्लेट, या फोर्स पूछ लिया गया, चलो फोर्स पूछा है, लिखिए फाइंड आउट द फोर्स, find out the force, find out the force on the inclined surface, find out the force on the inclined surface, find out the force on the inclined surface placed inside the liquid as shown, liquid के अंदर इस तरीके से ये placed है, तो इसके ऊपर आपको क्या निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है, ठीक है। find out the hydrostatic force on the inclined surface placed in the liquid, placed in the liquid as shown, given density is rho, given the density of liquid is rho, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, लिक्विड की डेंसिटी कितनी गिवन है, rho, the liquid has a density of rho, और आप g भी ले सकते हैं क्वेश्चन में, मतलब g को आप कांस्टेंट मान ही सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं अब, अच्छा सवाल है और इसको करने के दो तरीके, दोनों तरीके डिस्कस करेंगे। सेकंड वाला मेथड जो है उसे जनरलाइज याद रखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का एक जनरलाइजेशन है, आप वो याद रखेंगे, उसके बेसिस पे अगले सवाल होंगे। देखिए जी नहीं होगा भाई, और आप वो चलो नहीं होगा, नहीं होगा, ये ट्राई नहीं होगा। इधर देखो हम क्या करते हैं, यहां से y दूरी पे जाके, कितनी डिस्टेंस पे जाके, y पे जाके हम एक छोटा सा एलिमेंट उठा लेते हैं, कितने का, dy का। तो कहने का मतलब है कि मुझे इस छोटे से सरफेस पे फोर्स निकालना होगा, तो इस छोटे पे से सरफेस पे लगने वाला छोटा सा फोर्स dF कहलाएगा, which is pressure multiplied by area। यहाँ का प्रेशर मुझे लिखना है, once I am able to write down the pressure, the area of this element is, इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, जल्दी बताओ। यहाँ पर उसकी विड्थ है dy multiplied by b, b dy, ये मेरे साथ समझ में आ जाएगा, b into dy। ये पता चला कैसे लिखा है। अगर आप इसे वैसे देखेंगे तो ये ऐसी स्ट्रिप दिखेगी आपको, ये स्ट्रिप जो शेडेड है जिसकी विड्थ जो है वो dy है और ये वाली लेंथ जो है वो b है, एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ दिस बिग रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का पार्ट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, ओके। अब क्या कर सकते हैं हम, देखना, हम जानते हैं अगर ये डिस्टेंस y है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से जो वर्टिकल दूरी है वो y sin थीटा है। कितनी है, y sin थीटा। क्या कर सकते हैं, बस प्रेशर की वैल्यू भी तो आ जाएगी, प्रेशर क्या लिख सकते हो, रो जी एच, कितनी डेप्थ पे हम, रो जी इनटू y sin थीटा इनटू b dy। क्या यही छोटा सा अमाउंट ऑफ फोर्स होगा। टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक वो देखिए, इंटीग्रेट करेंगे तो द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन शुड रन फ्रॉम, देखो रो जी बी sin थीटा ये सब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ y dy। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखो, y यहां किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में, तो पहला एलिमेंट आपको कहां पे मिलेगा, पहला एलिमेंट आपको l लेंथ पे मिल रहा है, तो L दूरी पे पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट यहां से L प्लस A पे मिल रहा है। आपको y की लिमिट्स देखनी है, तो पहला एलिमेंट एट L एंड लास्ट एलिमेंट एट L प्लस y, सॉरी L प्लस A। सो यू जस्ट नीड टू इंटीग्रेट दिस, बस ये इंटीग्रेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, द नेट फोर्स एक्टिंग विल बी रो जी बी sin थीटा, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय
2, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और y स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट l प्लस a का होल स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2al माइनस l स्क्वायर विल कैंसिल आउट, सो व्हाट यू गेट इज रो g b sin थीटा बाय 2 इनटू अंदर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2al। ठीक है ना, a और कॉमन निकाल सकते हो तो फोर्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी रो g a into b sin थीटा अपॉन 2 into अंदर क्या आ जाएगा a plus 2l। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। अब आप देखेंगे, मैं अभी थोड़ी देर बाद जाके आपको बताऊंगा ताकि कि a b sin थीटा मैंने अलग से कोष्ठक में क्यों लिखा है, इसका एक मीनिंग है a b sin थीटा। व्हाट इज a into b? a into b क्या है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एनी इश्यूज? ये इसका रेक्टेंगल का एरिया है और अगर मैं ऐसा कुछ ट्रायंगल बना देता हूं सच दैट ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है। अगर इसका एरिया आपने a into b कहा तो a into b sin थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एरिया। यस, a into b तो ये हो गया इसका एरिया, ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा ab sin थीटा, कंपोनेंट ले लिया ना, और ये वाला एरिया कितना हो जाएगा AB cos थीटा। इसमें क्या बड़ी बात है कि अगर आपने कह दिया ये वाला एरिया A है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एरिया है वो कितना होगा A sin थीटा और ये वाला एरिया कितना हो जाएगा A cos थीटा। दैट्स इट, और एरिया इनटू B। कोई परेशानी है? ये तो तरीका है इंटीग्रेशन से करने का, जो सिंपल फिगर्स के लिए तो बहुत आसान है, आप आराम से इवैल्यूएट कर भी सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल आ जाता है तो दिक्कत होती है। अब दिक्कत को रिजॉल्व करने का क्या तरीका है सुनिए। हम क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस अलग-अलग से कंसीडर करेंगे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस विल बी कंसीडर्ड डिफरेंटली। अब डिफरेंटली कैसे देखिए, जब आप इसकी बात कर रहे हैं, इस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इस सरफेस पे लिक्विड हमेशा किस तरीके से फोर्स एक्सर्ट करता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स एक्सर्ट करता है। और अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस कर रहा है तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसा ही होना चाहिए। तो हम फोर्स का कैलकुलेशन भी दो पार्ट्स के हिसाब से कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, जिसमें से अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करनी हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वो देखिए कैसे निकाला जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूंगा अभी, उसके लिए मैं कल वाले एग्जांपल पे चला जाता हूं। कल वाला एग्जांपल क्या था, देखो याद करो, यहाँ पर एक सरफेस था BCGF, कुछ ऐसा ही था, और आपसे कहा गया था कि इस पे फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए आपने वही किया था, y दूरी पे जाके एक dy की स्ट्रिप ले ली थी और इस पे फोर्स निकालने की कोशिश की थी। अब देखो मैं फोर्स कैसे निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट मैं ये काम तभी कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना, ये वाला मेथड जो मैं कर रहा हूँ मैं तभी कर सकता हूँ व्हेन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज कांस्टेंट। लिक्विड की डेंसिटी बदल ना रही हो, और अभी तक बदली भी नहीं है और ना ज्यादा बदलते भी हैं, लिक्विड की डेंसिटी थ्रू आउट यूनिफॉर्म ही है। तो हम क्या करते हैं समझना, इस पॉइंट पे प्रेशर लिखते हैं, इस पॉइंट पे प्रेशर, मैंने कहा था नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ रो GH कितना होगा 0। मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे प्रेशर लिख के बताओ, रो G इनटू क्या L, ठीक है, और इन दोनों प्रेशर्स का एवरेज निकाल दीजिए, इन दोनों प्रेशर्स का एवरेज निकाल दीजिए। तो व्हाट इज द एवरेज प्रेशर, 0 प्लस रो GL डिवाइडेड बाय 2, यही है, ये लग रहा है एवरेज प्रेशर। इसे आप मल्टीप्लाई कर दें इस एरिया से, ये एरिया कितना था L स्क्वायर, तो रो GL क्यूब डिवाइडेड बाय 2, क्या यही फोर्स आया था, ठीक है। एक बात और कह सकता हूं मैं इसमें, इसको सोचने का एक और तरीका है, क्या है, एक तो मैंने यहाँ पर ले लिया एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, इसको एक तरीका तो फोर्स निकालने का क्या हो गया, एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। दूसरा तरीका समझें कि आप इस सरफेस के सेंट्रोइड पे चले जाएं, किस पे चले जाएंगे, सेंट्रोइड पे, जो कि बीच वाला पॉइंट है, बीचों बीच वाला, ये कितनी दूरी पे है यहाँ से, L/2 दूरी पे। तो यहाँ पे प्रेशर लिख लो, प्रेशर कितना हो जाएगा यहाँ पे, रो GL/2। आप क्या करें, सेंट्रोइड पे टोटल प्रेशर देखें और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दें, एरिया से, उससे भी आंसर आ जाएगा।
तो फोर्स निकालने का एक और तरीका हो गया प्रेशर एट सेंट्रॉइड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट एरिया, this will give us the force. तो प्रेशर एट सेंट्रॉइड था rho g L by 2, एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं L स्क्वायर, बात वही हो जाएगी rho g L cube डिवाइडेड बाय 2। इंटीग्रेशन से करो, इस मेथड से करो, इससे करो, एक बात है। अब मैं इन्हीं चीजों को यूज करके फोर्स निकालूंगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ मास एक ही होगा मतलब जी, सेंट्रोइड ज्योमेट्रिकल सेंटर की बात हो रही है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगर कोई फिक्स्ड फिगर आई तो उसका मतलब हाँ, फिक्स फिगर ही मिलेंगे, ऐसे आपको कोई अनाप शनाप नहीं मिलेगा इसमें, है ना, क्योंकि वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। मैं क्या हटा सकता हूँ कुछ? नहीं, आप लोग बैठ गए तो मुझे लगा कि शायद हटा सकता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये देखेंगे सब लोग। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए, फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए आप लेंगे फोर्स ऑन द एरिया प्रोजेक्टेड ऑन द वर्टिकल प्लेन। फोर्स ऑन द एरिया प्रोजेक्टेड ऑन द वर्टिकल प्लेन, इसका मतलब समझे। अभी आपको इस तरीके का फिगर दिया हुआ था कि ये यहां से सरफेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये वाला सरफेस है इंक्लाइंड सरफेस जिस पे हमें फोर्स निकालना था, ठीक है। आप क्या करें कि अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा, इट इज एविडेंट इनफ। ये वाला एरिया भी थीटा ही है, सॉरी एंगल थीटा है। आप क्या करें, इस एरिया के दो कंपोनेंट्स कर दें, एक तो हो गया वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्शन और एक हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्शन। दो प्रोजेक्शन है, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में और एक वर्टिकल प्लेन में। अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो आपको इस वाले वर्टिकल प्लेन के एरिया पे फोकस करना है, समझ रहे हो। जैसे ये वाला, सपोज ये वाला सरफेस होता तो इस सरफेस का वर्टिकल प्लेन में ये प्रोजेक्शन होता, ये वाला, ये वर्टिकल प्लेन का प्रोजेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन तो समझ में आता है, परछाई, परछाई कहां पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में और वर्टिकल प्लेन। आपको किस पे देखना है, वर्टिकल प्लेन की परछाई देखें। वर्टिकल प्लेन में जैसे ही आपने परछाई देख ली, अब आपको इसके ऊपर फोर्स निकालना है। अगर इसके ऊपर फोर्स निकाल दिया तो दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दैट्स इट। सर हां सर, आपने तो कहा था कि एरिया का कंपोनेंट नहीं करते, निकालना तो सर्कल वाले में, क्योंकि सर्कल में अगर आप एरिया का कंपोनेंट करते हो वो फिर इलिप्स बन जाता है, उसमें कहा था। वो प्रेशर, अच्छा वो वाला कह रहे हो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाला। हां, तो हम नेट फोर्स थोड़ी निकाल रहे हैं, यहाँ पे फोर्स का एक कंपोनेंट निकाल रहे हैं। We are not calculating the complete force using this projected area. Projected area से अभी केवल और केवल हम horizontal component निकाल रहे हैं। तो आपको बस किस पे फोकस करना है, इस वाले एरिया पे फोकस करना है, ये जो आपको दिख रहा है। कोई परेशानी है, इसके ऊपर फोर्स निकालने का तरीका यही है जो मैंने यहाँ पर बताया। आप क्या करें, एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर दें। चलो मैं एवरेज प्रेशर कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए ये वाली दूरी कितनी थी, ये दूरी थी L। कोई ये दूरी बता सकता है क्या, ये दूरी कितनी हो जाएगी, L sin थीटा। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी थी, A plus L। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, A plus L into sin थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आप क्या करें, इस पॉइंट पे प्रेशर लिखें। बोले इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, एवरेज प्रेशर लिखूंगा अब मैं। इस पॉइंट का प्रेशर प्लस इस पॉइंट का प्रेशर डिवाइडेड बाय 2। इस पॉइंट का प्रेशर रो जी एल sin थीटा, इस पॉइंट का प्रेशर रो जी एल प्लस ए sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। क्या एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय ये वाला एरिया हॉरिजॉन्टल फोर्स दे देगा? ये वाला एरिया कितना होगा, ये एरिया अगर a into b है तो ये कितना हो जाएगा, a into b sin थीटा। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, इस प्रेशर को a into b sin थीटा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो कह सकते हो। तो द हॉरिजॉन्टल फोर्स कम्स आउट टू बी दिस। हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगा, देखो क्या कॉमन ले लेंगे हम इसमें से,
रो जी साइन थीटा बाय 2, अंदर बचेगा L प्लस A प्लस 2L, A प्लस 2L, और यहाँ पे बाहर बच रहा है A इंटू B साइन थीटा। ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हमें बात करनी है वर्टिकल कंपोनेंट की। तो वर्टिकल कंपोनेंट देखिए, अभी ये आंसर नहीं है, कोई समझ ले सर ये तो आंसर अलग आ रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, वहां तो साइन थीटा आ रहा था, वो कंप्लीट फोर्स था। यहाँ पर हमने क्या निकाला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम पहले वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालेंगे फोर्स का। अब फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैसे आएगा, सुनो। नाउ वी आर इवैल्यूएटिंग द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो देखिए फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आता है वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड अबव द इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर जितना भी लिक्विड है उसका वेट निकाल लीजिए, वही उसका वर्टिकल फोर्स देगा। जैसे ये लिक्विड था आपके पास, ये वाला इंक्लाइंड सरफेस, ये हो गया यहां से यहां तक का इंक्लाइंड सरफेस है, तो इसके ऊपर जितना लिक्विड है, मतलब यहां से यहां तक वाला, ये वाला जो लिक्विड दिख रहा है आपको, इस लिक्विड का अगर आपने वेट निकाल दिया तो दैट विल गिव यू द वर्टिकल फोर्स। कोई टफ है इसको निकालना, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जल्दी बताओ। एरिया मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा, बताइए वेट कैसे निकालोगे। वेट, द वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल्स टू वेट व्हिच इज m into g। बताओ बताओ जल्दी बताओ, कैसे मास कैसे निकालिएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय g। अब आपको ये वॉल्यूम लिखवाना है। ये आप देख पा रहे हैं एक ट्रेपेजियम, क्या है ये, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब ये वाली दूरी तो आप निकाल ही चुके थे, कितनी है, L sin थीटा। ये वाली दूरी भी आप निकाल चुके हैं, J plus L sin थीटा। क्या ये वाली दूरी भी बता सकते हैं, ये कितनी होगी, ये दूरी A है, दूरी ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, A cos थीटा। तो कहने का मतलब इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इनटू A cos थीटा इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, L sin थीटा प्लस A प्लस L sin थीटा। ये तो क्या हो गया, एरिया। और वॉल्यूम निकालने के लिए थर्ड डायमेंशन से मल्टीप्लाई करोगे। थर्ड डायमेंशन क्या है, अंदर की तरफ B। अरे ये सरफेस ऐसे है ना, तो इनटू B भी करना पड़ेगा। ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय B। ये लिख दिया आपने पूरा वॉल्यूम, और इसे मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, G के साथ। तो ये आया आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट। और अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ F हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस F वर्टिकल का स्क्वायर। अब करना है सर, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। ये उससे टफ है, ये मेथड उसके कंपैरिजन में लंबा है, लेकिन आगे की जो प्रॉब्लम्स है वो इसी से सॉल्व होंगी। समझ रहे हो, कर लो, लिख लो। अलग से सवाल पूछ लिया जाता है। एक्चुअली इस टाइप के सवाल कैसे आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा होगा, वर्टिकल कितना हो रहा होगा, तो वहां दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ये सब आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आएगा और वर्टिकल फोर्स। नेट फोर्स इस फॉर्मूले से आएगा। अब आपको इनकी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, तो बिल्कुल वही रिजल्ट आ जाएगा जो हमने पहले किया था। दोनों मेथड पता होने चाहिए। ये इस तरीके का एक कंटेनर टाइप स्ट्रक्चर है, ये वॉल है, इंक्लाइंड वॉल एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ऐसा कह रखा है द लेंथ ऑफ द वॉल इज b इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब पेपर के प्लेन के अंदर इसकी जो लेंथ है वो क्या है, b है। समझ रहे हो ये क्या है, किस तरीके का, मतलब ये 3D स्ट्रक्चर होगा ना। ये आप 2D तो देख पा रहे हैं, लेकिन अंदर में एक थर्ड डायमेंशन है ऐसे अंदर की तरफ, जो कि कितना है, b है, ठीक है। अब क्या रखा है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स ऑन द इंक्लाइंड वॉल अप्लाइड बाय द लिक्विड। लिक्विड ने कितना फोर्स एक्सर्ट कर रखा है ये आपको निकालना है। दो कंपोनेंट्स होंगे, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा है वर्टिकल कंपोनेंट। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है, द फोर्स ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया ऑन द वर्टिकल प्लेन। इस का वर्टिकल प्लेन में जो प्रोजेक्शन है हमें वो लेना है।
हमें ये वाली हाइट पता है कितनी है h। अगर ये h है तो ये एंगल भी थीटा हो गया और ये दूरी कितनी हो जाएगी tan थीटा बराबर h अपॉन बेस, तो बेस विल बी इक्वल्स टू h cot थीटा। सो दिस डायमेंशन इज h cot थीटा। कोई परेशानी? हमें देखना है कि इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा इस पॉइंट पे प्रेशर देख लेता हूं। इस पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर 0, इस पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर कितना हो जाएगा रो जी इनटू h। तो एवरेज प्रेशर कितना हो गया 0 प्लस रो जी h डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये वर्टिकल प्लेन में जो एरिया होगा वो कितना होगा जल्दी बताइए। ये तो h है और ये दूरी b है, तो ये कितना हो जाएगा h इनटू b। ये समझ में आ गया क्या? तो बस यहाँ से साफ पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू रो जी h स्क्वायर b डिवाइडेड बाय 2। क्लियर इनफ? नाउ लेट अस गो फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा? वेट ऑफ लिक्विड। इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर जितना भी लिक्विड है उसका वेट निकालना है। मतलब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना इसका एरिया निकालना है, मतलब इसका वेट निकालना है। सो दैट्स इट। वर्टिकल कंपोनेंट कैसे आएगा? वेट mg से m into g। मास कितना हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय g। चलिए डेंसिटी तो रो है, वॉल्यूम कैसे लिखूंगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड डायमेंशन। एरिया कितना है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ऐसे लिखूंगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। और थर्ड डायमेंशन क्या है b इनटू b और कर देते हैं वॉल्यूम आ गया मल्टीप्लाइड बाय व्हाट g। So this becomes equals to half of rho g h square b cot theta. So this is the result. यही दोनों चीजें पूछी थी। कभी-कभी सवाल में पूछ लेते हैं फाइंड आउट द फोर्स पर यूनिट विड्थ। पर यूनिट विड्थ, तो ये विड्थ कितनी थी इसकी b से डिवाइड करना था। अगर फोर्स पर यूनिट विड्थ पूछेंगे तो फोर्स को आप b से डिवाइड कर देंगे। हाँ नहीं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दोनों के लिए फोर्स पर यूनिट वेट, मतलब यहाँ पर फोर्स लिखा है मैं पर यूनिट वेट भी ऐड कर सकता था। नहीं दोनों में b करना है। हाँ हाँ b का डिवाइड करना हिंदी में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए आपको इस वाले वर्टिकल प्रोजेक्शन को देखना पड़ेगा। जब इस वाले वर्टिकल प्रोजेक्शन को देखेगा तो इसका एरिया कितना होगा? व्हाट इज दिस एरिया इक्वल्स टू 5 into 5 5 into 4। आप वर्टिकल प्रोजेक्शन देखिए, ये अंदर की तरफ इस तरीके से प्रोजेक्शन होगा तो 5 into 4, ये वेट जो है वो 4 मीटर है। ठीक है, दिस इज 4 दिस इज 5, सो 20 मीटर्स विल बी द एरिया। अब आपको प्रेशर देखना है तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, ये दूरी कितनी है, अगर ये 5 है तो ये बाकी का बचा हुआ 10 मीटर। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है दैट इज रो जी into h plus bottom most point का pressure rho g into 15 whole divided by 2 average pressure multiplied by area। area कितना area will be 20 5 into 4। तो ये तो निकल के आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज हाउ मच, देखो ये हो गया 10 की पावर 4 कॉमन, अंदर आएगा 25/2 into 20, ये हो गया 1 जा 10 जा, so 250 into 10 की पावर 4 न्यूटन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वर्टिकल निकालना है। वर्टिकल निकालने के लिए इस सरफेस से ऊपर जितना भी लिक्विड है, प्लीज डोंट टॉक प्लीज, आवाज आ रही है, यहां से यहां तक का टोटल आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो पोर्शन है वो कितना वेट एक्सर्ट कर रहा है, तो वेट विल बी इक्वल टू या वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू वेट व्हिच इज m into g। ये वाला मास निकालना है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बताइए कितना है, ये तो रेक्टेंगल 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 50, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया सर्कल का 1/4, तो 1/4 ऑफ पाई इनटू r स्क्वायर, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से 4 से, ये मिला वॉल्यूम।
rho into volume will give you mass multiplied by G. So this is 4 into 10 to the power 4 multiplied by 50 plus this becomes 25 pi by 4 और 4 से 1 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अब भारी नहीं तो बाहर नहीं बाहर कॉमन आ सकती है तो यही आ जाएगा 5 + 8 * 25 * 10 to the power 4. ओके 25 कॉमन लेना पड़ेगा. ओके सो व्हाटसोएवर कम्स इज द आंसर. 4 तो कैंसिल आउट हो जाता है, 10 की पावर 4 इधर बचेगा, इधर हो जाएगा 200 प्लस 25 पाई. सो यस 25 into 10 की पावर 4 into पाई प्लस 8 न्यूटन. ओके फाइन, किताब में गलत है. गॉट इट? यस. ओके देन हियर इज अनदर वन फॉर यू. नहीं सर चलिए एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी लेंथ L है, कैपिटल L, जो इसमें दिख नहीं रही फिगर में, इनवर्ट्स. ठीक है, रेडियस कैपिटल R है. ये रेस्ट पे कैसे, इधर से भी एक लिक्विड भरा हुआ है, इधर से भी एक लिक्विड भरा हुआ है. इधर जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी 3 रो है जो कि R तक भरा हुआ है, और यहाँ पर जो है 2 रो की डेंसिटी का लिक्विड है और जो H हाइट तक भरा हुआ है. आपसे कहा गया है कि अगर ये सिलेंडर मूव नहीं कर रहा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ H. सिलेंडर अगर इक्विलिब्रियम में है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ H. करो कोशिश. फाइंड H if cylinder is in equilibrium. जी नो H की वैल्यू निकालिए if the cylinder is in equilibrium. देखिए ये लिक्विड जो यहाँ से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है उतना ही ये वाला लिक्विड इस तरफ से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है. जब दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे तो सिलेंडर मूव नहीं करेगा और इक्विलिब्रियम में रहेगा. तो हॉरिजॉन्टल फोर्स H1 should be equals to horizontal force FH2. देखिए यहाँ का जो फोर्स है, इधर देख लो, फोर्स कैसे लिखोगे, इस पॉइंट पे वर्टिकल प्रोजेक्शन ही तो देखते हैं, तो यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्शन देखोगे तो ये देखो, ये इस पे वर्टिकल प्रोजेक्शन. इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कितना है, 0. इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, रो GH, है ना. तो 0 प्लस 2 रो इंटू G इंटू H डिवाइडेड बाय 2. एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया. कितने एरिया पे लग रहा है, ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया. ये प्रोजेक्टेड एरिया किसके बराबर होगा, H मल्टीप्लाइड बाय अंदर की विड्थ L. ये समझ में आया क्या लिख रहा हूं. ये वाला एरिया इसके प्रोजेक्ट, भाई पानी यहाँ तक है ना, ये लिक्विड यहाँ तक है, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया ये होगा ना. तो ये दूरी तो H है, H मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द सिलेंडर अंदर की तरफ कितना L, H into L लिखेंगे, H into कैपिटल L बराबर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया. और इस तरफ से भी ऐसे ही होगा. यहाँ पर जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो तो कितनी दूरी का है, R दूरी का ही है. इस पॉइंट पे प्रेशर 0 और इस पॉइंट पे प्रेशर रो GH. अगर इस हिसाब से लिखें तो 0 प्लस 3 रो GR होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया. ये प्रोजेक्टेड एरिया, वर्टिकल में प्रोजेक्टेड एरिया R मल्टीप्लाइड बाय अंदर की लेंथ L, R मल्टीप्लाइड बाय L. खत्म आंसर. अब आपको बस सॉल्व करना है. L की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, और रो G से रो G कैंसिल आउट हो जाएगा. H स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3/2 ऑफ R स्क्वायर. सो H इज इक्वल्स टू √3/2 R. एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, कहें तो करा दो, नहीं तो आप खुद भी निपट सकते हैं, कभी आपके सामने आ जाए तो. आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा, नहीं कहेंगे तो भी मैं कराऊंगा. तो सवाल कुछ ऐसा है
कि मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, इंक्लिनेशन अल्फा है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक भगोने में लिक्विड ले लिया, एक भगोने में लिक्विड ले लिया है और भगोने को इसमें छोड़ दिया गया है। तो ये भगोना क्या करता है, इधर आता है, स्मूथ सरफेस है, तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा बताइए, फटाफट बताइए। ये भगोना ध्यान, अरे सुन लो यार, ये भगोना स्मूथ सरफेस पे बच्चे, स्मूथ सरफेस पे तो ये भगोना तेजी से नीचे आएगा, कितने एक्सेलरेशन से, जी साइन अल्फा, बस होशियार हो गए, जी साइन अल्फा से नीचे आएगा। तो होता ऐसा है कि यहाँ का जो लिक्विड है ना, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। वो क्या करता है कि मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको रीड आउट करके बताता हूँ। A trolley containing a liquid, ये ट्रॉली है, containing a liquid slides down a smooth inclined plane of angle inclination alpha with the horizontal, ठीक है, अल्फा लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ। Find the angle of inclination theta of the free surface with the horizontal। यहाँ पर जो लिक्विड है ना, वो फ्री सरफेस के साथ कुछ मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा पे सेटल डाउन हो जाता है। अरे सवाल में ऐसे लिखा हुआ है, सवाल में ऐसे, अरे सुन लो भाई, सवाल ऐसे ही है, बनाया उन्होंने ऐसे ही है, मैं क्या करूं। अब आपसे पूछा हुआ है, अभी इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो कहां लग जाएगा, ठीक है, वो सब अलग बात है। थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ना, उसके साथ ये एंगल थीटा बनाता है। आपको ये थीटा बताना है, आपको ये थीटा बताना है। नहीं समझ में आया होगा, कोशिश करोगे खुद से, करो एक बार। You have to find out theta. You can remember this as a standard result also. देखो बहुत आसान सी बात है कि अगर आप लिक्विड के सरफेस को ऐसे कुछ मान ले रहे हैं, तो ये लिक्विड का सरफेस जो है ये किसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, कितने से, जी साइन अल्फा से। ये तो पता चल रहा है तुम्हें, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये एंगल अल्फा है, तो इस लिक्विड के सरफेस पे देखिए ध्यान से, इसके मैं दो कंपोनेंट्स कर सकता हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो गया, अल्फा हो गया। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, एक्स में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जी साइन अल्फा का कॉस अल्फा हो जाएगा। और व्हाट अबाउट दिस, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं। जी साइन अल्फा का भी साइन अल्फा। तुम ये बात समझ गए क्या, ये क्या किया है, ठीक है। ये इस तरीके से तो कंपोनेंट कर सकते हैं ना। अब सोचो कि जब ये इधर इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो सूडो कहां लगेगा, पीछे की तरफ। अगर सूडो पीछे की तरफ उसके ऊपर लग रहा है इस तरीके से, तो ये जी साइन अल्फा ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल के साथ अगेन दिस एंगल इज अल्फा ओनली, तो आप इसके दो कंपोनेंट्स कर पाओगे। यहाँ कितना आ जाएगा, जी साइन अल्फा का कॉस अल्फा, और इधर कितना आ जाएगा, जी साइन अल्फा का साइन अल्फा। सूडो लगाया ना, सूडो ही तो लगाओगे, ये तो मैंने यहाँ कंपोनेंट लगाना सिखाया तुम्हें कि कंपोनेंट कैसे तोड़ोगे इसमें। तो अगर आप समझे बात को कि सरफेस का जो इंक्लिनेशन है tan थीटा, क्या वो हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अपॉन वर्टिकल एक्सेलरेशन। ऐसे ही तो tan थीटा निकालोगे, इंक्लिनेशन विद द सरफेस। अरे भूल गए क्या, tan थीटा बराबर a नॉट बाय g, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय वर्टिकल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है, g sin अल्फा cos अल्फा अपॉन वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना है, इफेक्टिव g माइनस g sin अल्फा sin अल्फा। अरे g इफेक्टिव देखोगे ना, इसमें g भी तो लग रहा है, अभी नीचे वो मैंने दिखाया नहीं तुम्हें, इफेक्टिव। और तुम तो भूल जा रहे हो, पीछे का सब भूल जाते हो। tan थीटा बराबर होता है a नॉट बाय g,
तो देखिए g तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा sin अल्फा cos अल्फा, नीचे बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, सॉरी दिस इज tan अल्फा, थीटा इज अल्फा, थीटा जो है वो अल्फा ही रहेगा। हमारी